बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मेंडलीव की आवर्त सारणी और उसकी विशेषताएं। आज हम उनकी उपलब्धियाँ पढ़ेंगे। पहला है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कई बार अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा, क्योंकि वे समान गुणधर्म वाले तत्वों को पास पास स्थान देना चाहते थे। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है, मेंडलीव के आवर्त सारणी का सबसे प्रमुख गुण था कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, परंतु उन्होंने कई बार कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से पहले अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को स्थान दिया, क्योंकि जो आवर्त सारणी बनाने का मुख्य लक्ष्य था कि तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर समान स्थान प्राप्त हो। तो इस कारण उन्होंने कई बार ऐसा किया कि कम द्रव्यमान वाले तत्वों को अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों के बाद रखा। जैसे कि उदाहरण देखिए, कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान है 58.93 और निकल का परमाणु द्रव्यमान है 58.71। तो निकल का परमाणु द्रव्यमान कम होते हुए भी निकल को कोबाल्ट के बाद में स्थान मिला। कोबाल्ट का अधिक परमाणु द्रव्यमान है और उसे निकल से पहले स्थान मिला। तो इसलिए क्योंकि कोबाल्ट को वो उसके समान गुणधर्म वाले तत्वों के नज़दीक रखना चाहते थे। दूसरा है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान उसी समय लगा लिया था जो उस समय तक खोजे भी नहीं गए थे और उन्हें बाद में खोजा गया। तो हमने जब मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि काफ़ी सारे रिक्त स्थान हैं, क्योंकि उस समय सिर्फ 63 तत्व ज्ञात थे, लेकिन मेंडलीव ने कुछ ऐसे तत्वों का अनुमान उसी समय लगा लिया था जो उस वक्त खोजे भी नहीं गए थे कि ऐसे तत्व बाद में खोजे जा सकते हैं और उन्हें उन रिक्त स्थानों पर स्थान दिया जा सकेगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की। अगला है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये भी थी कि अक्रिय गैसों जैसे नियॉन आर्गन की जब खोज हुई तो उन्हें आवर्त सारणी को बिना व्यवस्थित करे ही उन्हें नए समूह में रखा जा सका। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक उपलब्धि ये भी थी कि अक्रिय गैसें जैसे नियॉन आर्गन की खोज उस समय तो हुई नहीं थी जब उन्होंने आवर्त सारणी बनाई, लेकिन बाद में इनकी अक्रिय गैसों की खोज हुई, लेकिन उन्हें आवर्त सारणी में बिना आवर्त सारणी में कोई परिवर्तन किए उनको स्थान प्राप्त हो गया, उन्हें नए समूह में रखा जा सका। तो ये थी मेंडलीव की उपलब्धियाँ, आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ। लेकिन उपलब्धियों के साथ ही उनकी आवर्त सारणी की कुछ कमियां भी थीं, जिस कारण उनकी आवर्त सारणी को अस्वीकार कर दिया गया। तो क्या थी उनकी आवर्त सारणी की कमियां, हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है, हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में स्थिति। मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी थी हाइड्रोजन को सही स्थान न मिल पाना। हाइड्रोजन गुणों में क्षार धातुओं तथा हैलोजन दोनों से समानता रखती है। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं के समान है। हमने देखा है आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के समूह में रखा गया है, पहले समूह में रखा गया है। तो क्यों रखा गया? क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं एक है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक है, इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके अंतिम कोश में। और जो क्षार धातुएं हैं जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, तो उनका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो उनका भी, जैसे सोडियम है तो इसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो उसको यदि विन्यासित करेंगे तो 2, 8 और 1, यानी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, उसको अगर विन्यासित करेंगे तो अंतिम कक्षा में 1 आएगा, 2 और 1 3। तो इस प्रकार जो हाइड्रोजन का और क्षार धातुओं का जो अंतिम कक्षा है उनमें सब में एक इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण हाइड्रोजन क्षार धातुओं से समानता रखता है। और वहीं दूसरी ओर हाइड्रोजन हैलोजन की भांति द्विपरमाणु अणु के रूप में पाई जाती है। जैसे कि हैलोजन होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन,
तो ये सब द्विपरमाणुक अणु हैं। जैसे यदि ये अणु बनाते हैं तो बनता है Cl2, Br2, F2, I2। तो एक अणु में 2 परमाणु हैं, है ना। क्लोरीन के एक अणु में 2 परमाणु हैं, ब्रोमीन के एक अणु में 2 परमाणु हैं। इसी प्रकार यही प्रवृत्ति हाइड्रोजन में भी पाई जाती है। ये भी एक द्विपरमाणुक अणु है, H2 के रूप में पाया जाता है। तो इन दोनों से समानता होने के कारण ये निश्चित करना बड़ा ही मुश्किल था कि हाइड्रोजन को किस स्थान पर रखना चाहिए, क्षार धातुओं के साथ या हैलोजन के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की। दूसरी कमी है, आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते। मेंडलीव आवर्त सारणी की दूसरी सबसे बड़ी कमी थी कि कई बार, जैसा कि आवर्त सारणी का नियम था कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, इस नियम के विरुद्ध कुछ ऐसे उदाहरण भी देखने को मिले जब अधिक परमाणु द्रव्यमान के तत्व कम परमाणु द्रव्यमान के तत्वों से पहले रखे गए। हमने पढ़ा है, पहले भी अभी उपलब्धि में पढ़ा था कि कई बार ऐसा पाया गया है आवर्त सारणी में कि अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी थी। जैसा कि नियम है मेंडलीव की आवर्त सारणी का कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखना है, परंतु इस नियम के विरुद्ध कई बार अधिक परमाणु द्रव्यमान के तत्वों को कम द्रव्यमान के तत्वों से पहले रखा गया है। सबसे आखिरी है समस्थानिकों का स्थान। तो एक ये कमी बहुत बड़ी थी। तीसरी कमी थी, आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं मिला, यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं बनाया गया। तो इन सारी कमियों के चलते मेंडलीव की आवर्त सारणी को अस्वीकार किया गया और उसमें कुछ सुधार के बाद आधुनिक आवर्त सारणी को अपनाया गया। और जो मेंडलीव आवर्त सारणी का नियम था, जो आधारित था परमाणु द्रव्यमान पर, उसको बदलकर आधुनिक आवर्त सारणी का नियम बनाया गया जो आधारित था परमाणु क्रमांक पर। तो इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियों के चलते उसको अस्वीकार कर दिया गया।